गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अब सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किए थे, राइट। जहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, ब्राउनियन मूवमेंट। और अगर आपको पता है तो पेप्टाइजेशन जब आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो चार्ज इलेक्ट्रोलाइट से आपके प्रेसिपिटेट कैरी करते हैं, वो चार्ज कैसे कोलोइड को अफेक्ट करता है, वो हम दूसरी प्रॉपर्टीज आज की जो है वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये रहा चार्ज ऑन अ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, खास करके पेप्टाइजेशन से जो कोलोइड बना है वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। चलो, कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी अ इलेक्ट्रिकल चार्ज। आपके जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो ऑलवेज कोई ना कोई चार्ज कैरी करते हैं। The nature of this charge is the same on all the particle in the given colloidal solution। और सॉल्यूशन के सारे पार्टिकल्स जो है वो एक जैसा ही चार्ज कैरी करते हैं। एंड मे बी इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और नीचे आपको लिस्ट दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, याद रखना। ये लिस्ट आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगी? तो जितने भी हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे कि Al2O3 इंटू XH2, CrO3 इंटू XH2, Fe2O3 इंटू XH2, ये सारे पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। उसके बाद बेसिक डाई जितने भी रहेंगे, जैसे कि मिथिलीन ब्लू है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, वो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। उसके बाद ऑक्साइड्स जो है TiO2 फॉर एग्जाम्पल, वो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब नेगेटिव चार्ज किसके कोलोइडल कैरी करेंगे? तो मेटल्स, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, सोल है, ये सारे कोलोइडल पार्टिकल आपके नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। सल्फाइड्स जो है As2O3 है, Sb2S3 है, CdS है, सल्फाइड्स सारे नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। एसिडिक डाई रहेगी, जैसे कि ईओसिन है, कॉन्गो रेड, कॉन्गो ऑरेंज, ये सारे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सारे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन अ कोलोइडल पार्टिकल इज अ लार्ज रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। सबका चार्ज एक जैसा और इक्वल चार्ज, ये आपके कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Because the repulsive force between charge particle having same charge prevent them from coalescing and aggregating when they come closer to each other। अब सबके ऊपर एक जैसा चार्ज है, because of that जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, उनको इकट्ठा नहीं होने देते। That's why वो स्टेबल हो जाते हैं। The charge on the soul particles is due to one or more reason। अब उसके ऊपर जो चार्ज है वो एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से हो सकता है। चलो, अब उनमें से सबसे पहला रीज़न जो है जिसकी वजह से चार्ज आता है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स। जब आपने मेटल का इलेक्ट्रो डिस्पर्जन किया था तब मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है वो सोल पार्टिकल कैप्चर कर लेंगे, उसकी वजह से पहले तो चार्ज आता है। दूसरा रीजन ड्यू टू प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन आइदर और ड्यू टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है तब जब आपका सॉल्यूशन आप ऐड करते हो तो उसके अंदर जो आयन है वो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो प्रेफरेबल एब्जॉर्प्शन के ऊपर ही रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जब बनता है तब वो लेयर वाइज जो चार्ज बनते हैं उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल बाय प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब डिटेल में बात की है उसके बारे में, देखो। The soul particle acquire positive or negative charge by preferential adsorption of positive or negative ions
जो हमने पहले बताया, when two or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of an ion common to the colloidal particle usually take place. अब जो colloidal particle में common particles होंगे वो पार्टिकल का डिस्पर्जन होगा. सपोज आपके पास दो से ज्यादा पॉजिटिव रेडिकल है तो किसका डिस्पर्जन होगा? जो अमाउंट ज्यादा होगी कोलोइडल रेंज के अंदर होगी उसका डिस्पर्जन ज्यादा होगा. ठीक है, तो वहां से चार्ज डिसाइड होगा. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग एग्जांपल. देखो आपको नीचे एग्जांपल दिए. When highly diluted solution of silver nitrate is added to highly diluted solution potassium iodide, the precipitated silver iodide absorbed iodide ion from the dispersion medium and negatively charged colloid solution results. जब आपने सिल्वर नाइट्रेट हाईली डाइल्यूटेड लिया, पोटेशियम आयोडाइड हाईली डाइल्यूटेड लिया, तो जो आपका AgI बनता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो I माइनस का होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. कॉमन निकला I माइनस. However, when Ki solution is added to AgNO3 solution, positively charged salt result due to the adsorption of AgI from the dispersion medium. चलो, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा तो AgI प्लस Ag को भी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि दो अलग अलग पार्टिकल हो गए. देखो, एक AgI ऐसे थे जिन्होंने I माइनस एब्जॉर्ब किया और एक AgI ऐसे थे जिन्होंने Ag प्लस एब्जॉर्ब किया. क्लियर? वैसे ही चीजें होती है यहां पे. देखो, जब आपने FeCl3 को एक्सेस अमाउंट ऑफ हॉट वाटर में ऐड किया, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe+3. हाउएवर, व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, जब आपने उसको NaOH में ऐड किया तब नेगेटिवली चार्ज बनेगा कोलोइड. सेम चीज यहां पे, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड में ऐड किया था और जब आपने Ki को AgNO3 में ऐड किया तो पॉजिटिवली चार्ज बना. क्लियर? देख लो यहां पे दोनों टाइप दिए हैं. हैविंग एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बाय सिलेक्शन एड्सॉर्प्शन ऑन अ सरफेस ऑफ अ कोलोइडल पार्टिकल आर स्टेटेड अबव. दिस लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयंस फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग द सेकंड लेयर. देख लो, अब ये लेयर बनेगा इलेक्ट्रिकल लेयर जैसा कि मैंने बनाया था. देखो, AgI सॉलिड रहता है, वहां पे I माइनस एब्जॉर्ब हुआ है. ठीक है, और उसके ऊपर K प्लस का लेयर बनेगा और उसके बाद डिफ्यूजन लेयर आएगा जब K प्लस I माइनस सब रहेंगे. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो गया. According to the modern views, the first layer of ion is firmly held and is termed fixed layer, while the second layer is mobile, which is termed as a diffused layer. देख लो, AgI जो I माइनस और K प्लस को कैप्चर करके रखता है वो फिक्स्ड लेयर है क्योंकि वो वहां से हिलेगा नहीं, वो AgI से बाइंड है, दैट्स वाई. और जो डिफ्यूज्ड लेयर है वो मोबाइल होता है, यानी कि वो घूमता रहता है, यहां से वो चेंज हो सकते हैं पोजीशन उनके. डेपिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर. ये जो फिगर है वो फॉर्मेशन दिखाता है. सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज अ सीट ऑफ पोटेंशियल, द चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन ऑन द फिक्स्ड एंड डिफ्यूज्ड पार्ट ऑफ अ डबल लेयर रिजल्ट इन अ डिफरेंस in potential between this layer is the same manner as a potential difference developed in a capacitor. अब कैपेसिटर में क्या होता है फिजिक्स में आपको पता है, दो स्लाइड के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक नेगेटिवली चार्ज होगा और वहां पे पोटेंशियल क्रिएट होगा. ये सेम चीज यहां पे होती है. देखो, I माइनस और K प्लस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, सेम चीज यहां पे होगी. क्लियर? दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर and the diffused layer of opposite charge is called electrokinetic potential or zeta potential. याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज zeta potential. ये पूरा जो आपका चार्ज पोर्शन है या फिर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड सिलेक्टिव डिस्पर्जन जो है, ये पूरा आपका 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना. इफ टू पार्टिकल ऑफ एन इनसॉल्युबल मटेरियल precipitate do not have double layer, they can come close enough and attractive van der Waals force pull them together.
When particles possess double layer as shown in the figure, overall effect is that particles repel each other at a large distance of separation, and this repulsion prevents their close approach, and because of that colloid becomes stabilized. देखो यहाँ पे जो K प्लस डिफ्यूज लेयर का है वो जब नज़दीक आएगा तो K प्लस उसे रिपल करेगा, वैसे ही जब I माइनस नज़दीक आएगा I माइनस रिपल करेगा। उसकी वजह से ये इकट्ठा नहीं हो सकते, क्लोज नहीं आ सकते, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कोलॉइड जो है वो स्टेबिलाइज हो जाता है। द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट टू द सोल सरपेस द डिफ्यूज्ड डबल लेयर एंड रिड्यूस द जेटा पोटेंशियल। जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो ये जेटा पोटेंशियल कम हो जाता है। दिस डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल टू द लार्ज एक्सटेंट एंड कोलॉइड प्रेसिपिटेट्स, यानी कि कोलॉइड जो है वो क्लोज हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से, और उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि कोलॉइड सॉल्यूशन सस्पेंशन बन जाएगा। दिस इज वाई कोलॉइड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस। ओके, चलो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। व्हाट इज जेटा पोटेंशियल, व्हाट इज कॉमन डिस्पर्जन मीडियम, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये सारी चीज़ें 4 मार्कर क्वेश्चन आपका बनाती है। ठीक है, उसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है। ठीक है, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि टॉपिक 5.5 एंड 5.6 निकाल दिया है, दैट्स वाई। देखो चलो, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ चार्ज ऑन अ कोलॉइड पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। ये जो चार्ज था, ये चार्ज ओरिजिनली हमने तो ये थियोरेटिकल बात की, अब ये चार्ज है कि नहीं वो कंफर्म किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। कैसे, देखो, व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जब आपने एक बैटरी लगा दी 2 प्लेटिनम रोड के बीच में, डीपिंग इन द कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसको आपने कोलोइडल सॉल्यूशन में डाल दिया दोनों इलेक्ट्रोड को। ठीक है, द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड, दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। क्यों? अब जो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल होंगे वो आपके बैटरी के नेगेटिव एंड की ओर जाएंगे, और जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव एंड की ओर जाएंगे। सिंपल। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द कैथोड while negatively charged particle moves towards the anode। जैसा कि मैंने बताया, नेगेटिवली चार्ज एनोड की ओर जाएंगे क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज लगाया होगा बैटरी का, और कैथोड नेगेटिव होगा क्योंकि बैटरी का नेगेटिव चार्ज कैथोड पे लगा होगा। सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की ओर आएंगे, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाएंगे एनोड की ओर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएंगे कैथोड की ओर। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस फिगर, और ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी। When electrophoresis movement of particle is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electrical field. This phenomenon is called electroosmosis। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है। जब ये कोलोइड पार्टिकल इस तरफ आते हैं, सपोज नेगेटिव कोलोइड पार्टिकल इस तरफ आते हैं, तो आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो यहाँ से इस तरफ आना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो गया बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय पोटेंशियल। क्लियर? ऑस्मोसिस आप पढ़े हो लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे आप ऑस्मोसिस, राइट? चलो, उसके बाद का हमारा प्रॉपर्टी है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, बहुत ही ज़रूरी है। देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ कोलोइड पार्टिकल्स। अगर आपने चार्ज रिमूव कर दिया, पार्टिकल विल कम नियर टू ईच अदर एंड कोगुलेट, यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे, तो आपका जो कोलोइड था वो टूट गया। क्लियर?
द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग कोलोइड पार्टिकल्स इन अ कोल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्ट। चलो अब उनके अलग अलग रास्ते आपको 5 बताए हैं। उनमें से सबसे पहला रास्ता है बाइफोरेसिस। यहाँ पे किया कोगुलेशन क्योंकि ये सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कोलोइड पार्टिकल सारे इस तरफ आ गए, तो अब सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम इस तरफ बचा है। द कोलोइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड। दूसरा रास्ता बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल। एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है, एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, सोल टूट जाएगा। ऑपोजिटली चार्ज सोल व्हेन मिक्स्ड विथ ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन न्यूट्रलाइज ईच अदर्स चार्ज एंड गेट partially or completely precipitated. For example, mixing the ferric hydroxide salt with arsenious sulfide salt and they precipitated, and this type of coagulation is called mutual coagulation. जब आपने दो oppositely charged salt को इकट्ठा करके कोगुलेशन किया है तो उसे म्यूचुअल कोगुलेशन कहा जाता है। तीसरा मेथड है बाय बॉइलिंग। व्हेन सोल इज बॉइल्ड, एब्जॉर्ब लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन कोलिजन वहाँ पे बढ़ जाएगा विद द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स मीडियम, एंड वो उनका चार्ज कम कर देता है क्योंकि एनर्जी मिल जाएगी ना उनको, और अल्टीमेटली उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। उसके बाद है बाय परसिस्ट डायलिसिस। ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, यानी कि आपने कंटिन्यूसली डायलिसिस किया हो, कंटिन्यूसली डायलिसिस, ट्रेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। अब जब आपने पूरा इलेक्ट्रोलाइट ही निकाल दिया वहाँ से तो चार्ज निकल जाएगा, तो कोलोइड अनस्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। या फिर आप उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके भी उसका डबल इलेक्ट्रॉन डबल लेयर जो रहता है उसको फिनिश कर सकते हो आप। When excess of electrolyte is added, the colloidal particles are precipitated. The reason is that the colloid interact with ions carrying charge opposite to the present on themselves. This cause neutralization leading to the coagulation. जैसा मैंने बताया, the ion responsible for neutralization of charge on the particle is called coagulation ion. Suppose negative charge cause the precipitation of positive charge sol or vice versa. It has been observed that generally the greater valence of the flocculating ion added, the greater is the power of precipitation. जितना ज़्यादा चार्ज वाला आयन ऐड करोगे उतना ज़्यादा उसका प्रेसिपिटेशन का चांसेस रहेगा। दिस इज कॉल्ड हार्डली-स्कूल्स रूल। जैसे कि अगर आप Al+3 ऐड करोगे तो उसका कोगुलेशन, वो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा करेगा कंपेयर टू Ba+2 कंपेयर टू Na+1। वैसे ही नेगेटिवली चार्ज में क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना वो कोगुलेशन ज़्यादा करेगा। तो FeCN6-4 ज़्यादा करेगा, उससे PO4-3 कम, उससे SO4-2 कम, उससे Cl- कम। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल इन 2 hours is called coagulating value. Smaller the quantity needed, higher will be the coagulating power of ion. जितना कम आयन लेना पड़ेगा आपके इलेक्ट्रोलाइट का। देखो अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करवा रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा उतना उसका वैल्यू कम चाहिए होगा, यानी कि उतना उसका अमाउंट कम चाहिए होगा, और यानी कि उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम है और उस पार्टिकल्स के ऊपर जितने चार्ज ज़्यादा है उतना वो डिपेंड करेगा पावर। क्लियर? चलो उसके बाद है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक। ये लायोफोबिक का था, अब लायोफिलिक की बात करते हैं। There are 2 factors which is responsible for the stability of lyophilic soil. पहला होता है चार्ज। फैक्टर्स आर चार्ज एंड द सॉल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। आपको पता है वो लिक्विड लविंग है, यानी कि वो पानी के साथ तुरंत ही कोलोइड बना लेते हैं एट्रैक्शन की वजह से। सो सॉल्वेशन उनका अच्छा है, तो एक तो हमें सॉल्वेशन को रिमूव करना होगा अगर कोगुलेशन करना है तो, और दूसरा उनका चार्ज रिमूव करना होगा। अगर ये दोनों फैक्टर रिमूव कर देंगे तो उनका कोगुलेशन हो जाएगा। अब कैसे करेंगे?
बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, जब आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है तो उनका चार्ज रिमूव हो जाएगा, और अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया यानी कि पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट लगा दिया तो सॉल्वेशन भी खत्म हो गया, तब उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। When solvents such as alcohol and acetone are added to the hydrophilic salt, the dehydration of a dispersed phase occurs और उनका precipitation हो जाएगा। Under this condition, small quantity of electrolyte can bring the coagulation। अब आपको कॉलेज को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अभी तक हमने कॉलेज को तोड़ा, उनका प्रेसिपिटेशन कर दिया, अब हम कॉलेज को प्रोटेक्ट करेंगे यानी कि कॉलेज को स्टेबल कैसे रखना है। अब आपको पता है लायोफिबिक सोल जो है वो लायोफोबिक से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनके पास सॉल्वेशन एनर्जी रहती है, एक्सटेंसिव सॉल्वेटेड होते हैं, दैट्स वाई। यानी कि कोलोइडल पार्टिकल है वो लिक्विड के एक कवर से ढक जाता है, दैट्स वाई। लायोफिलिक colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When lyophilic sol is added to lyophobic sol, the lyophilic particle form a layer around the lyophobic particle and thus protect the latter from electrolyte. That's why जब आप लायोफिबिक और लायोफोबिक को ऐड करते हो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। Lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloids. क्लियर। तो यहाँ पे पूरा कोलोइड कंप्लीट हुआ आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इमल्सन, मैंने जैसे बताया था ये सिलेबस से निकाल दिया है आपका कंप्लीटली, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। एंड कोलोइड अमोंग अस यानी कि कुछ एक एग्जांपल आपको दिए थे कोलोइड के, वो भी निकाल दिए हैं पूरा। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड भी निकाल दिया है पूरा। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए है, व्हाट इज़ द मॉडिफिकेशन यू कैन सजेस्ट टू द हार्ट्री-स्लूट्ज लॉ। चलो आप कौन सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे सजेस्ट करोगे। चलो बहुत ही सिंपल सा मॉडिफिकेशन है। हार्ट्री-स्लूट्ज लॉ जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप साथ में साइज भी रखोगे तो आपको पता है स्मॉलर द साइज लार्जर विल बी द पोलराइजिंग पावर, यानी कि चार्ज ज्यादा साइज कम तो उसका पोलराइजिंग पावर और बढ़ेगा। सो आप उसको इस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हो, लार्जर द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग पावर ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। तो ये उसका मॉडिफिकेशन हुआ। उसके बाद है व्हाई इट इज एसेंशियल टू वॉश प्रेसिपिटेटेड विथ वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटेटिवली। तो ये एक्चुअली हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन में था और प्यूरिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं। चलो उसके बाद एक्सरसाइज की अगर बात करें तो हमें टोटल 27 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्चुअली कोई सम है नहीं यहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो खामखा 10 मिनट का एक लेक्चर बनाना, उससे बेटर है आपको ये एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ओके अभी भी हमारे पास 7 मिनट है, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग ऑफ द टर्म एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों का मतलब समझाना है और दोनों के एक एग्जाम्पल देने हैं। तो आगे था ही टेक्स्ट बुक में, कर सकते हो। एड्जॉर्प्शन यानी कि सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब होगा, एड्जॉर्प्शन यानी कि बल्क में जाएगा। जैसे कि चौक का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, जब आपने मिथिलीन ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर चौक को रखा तो मिथिलीन ब्लू कलर चौक के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजियोप्शन एंड केमिसोप्शन। ये डिफरेंस पूरा आपको दिया है 9 पॉइंट का, वो लिखना है यहाँ पे। गिव रीज़न वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज ए एब्जॉर्बेंट, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। उसका एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल भी दिया था ना केमिसोप्शन के अंदर उसका। सपोज किसी का सरफेस एक क्रिस्टल का सरफेस एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने उसको 10⁻12 पार्टिकल में डिवाइड किया, तो अब उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 6 मीटर स्क्वायर।
सो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। दैट्स वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जो है वो मोर इफेक्टिव रहता है। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। गैस ऑन अ सॉलिड फिजियोप्शन है ये। कौन से फैक्टर्स है, तो वो फिजियोप्शन के 6 आएंगे डायरेक्ट। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वेरी करने पे आपको जो आइसोथर्म एक कर्व मिलता है उसे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। और फिर फ्रुनलीज पूरा एक्सप्लेन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता जाता। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट, हाउ डज इट अचीव। फिर उसके बाद है व्हाट रोल डज एब्जॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आपके केमिस्ट ऑप्शन में था। वाई एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो ऑलवेज एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स वाई, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे टिक मार्क करता जाता हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। हाउ आर द कोलोइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड, क्लासिफिकेशन हुआ बेसिस पे, फिजिकल पे, तो वो पूरा टेबल दिया था ना आपको, सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड गैस, वो वाला वो टेबल यहाँ पे लिखना है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, वो भी वहाँ पे ही है उसी टॉपिक के अंदर। फिर लायोफोबिक लायोफिलिक एग्जाम्पल देने हैं एक एक का। एंड वाई हाइड्रोफोबिक सोलर गेट इजीली कोगुलेटेड, क्योंकि पानी को रिपल करते हैं, दैट्स वाई वो एग्रीगेट हो जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर, तो ये मल्टी मैक्रो का आपको डिफरेंस बताना है, दोनों का एक एग्जाम्पल देना है। हाउ आर एसोसिएटेड आर डिफरेंट, तो तीनों का डिफरेंस लिखना है। ये वो क्लासिफिकेशन था दूसरा, ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्जन फेज। उसके बाद एंजाइम्स क्या है, राइट अ ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये निकाल दिया है, कैटलिस्ट से था, तो 13 क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। हाउ आर द कोलोइड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है यहाँ पे पूरा। सो टॉपिक 5.4 जो था क्लासिफिकेशन का, वो यहाँ पे लिखना है पूरा, 5 मार्कर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सोल, ये टिंडर इफेक्ट है, तो ये सिलेबस से निकाल दिया है, तो पहला नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रोफिलिक फेरिक ऑक्साइड सोल, तो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सोल, करंट पास करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, राइट। तो यहाँ पे फोरेसिस लिखना है, यहाँ पे कोगुलेशन लिखना है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। चलो फिर 16 क्वेश्चन, व्हाट इज इमल्सन निकाल दिया है। हाउ द इमल्सिफायर स्टेबिलाइज, ये भी निकाल दिया है। एक्शन ऑफ सोप निकाल दिया है। गिव एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये दिया है एक्चुअली आपको केमिस्ट ऑप्शन के अंदर, आपको इसके एग्जांपल दिए हैं। फिर ये निकाल दिया है, नहीं लिखना है। जियोलाइट निकाल दिया है, सिलेक्टिव कैटलिस्ट निकाल दिया है। चलो फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा लिखना है, कोगुलेशन लिखना है, डायलिसिस निकाल दिया, टिंडल इफेक्ट निकाल दिया, तो ये दोनों तो नहीं लिखने हैं। डायलिसिस एक्चुअली है आपके पास, थोड़ा सा है, पूरा तो वो प्यूरिफिकेशन में था, सो नहीं लिखना है। इमल्सन नहीं लिखना है। मिशेल्स, व्हाट आर द मिशेल, गिव एग्जांपल ऑफ मिशेल सिस्टम, ये तो है ना आपका, कौन सा था ये था आपका एसोसिएटेड कोलोइड्स के अंदर, राइट। उसके बाद अल्कोसोल डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देना है, एरोसोल का एग्जाम्पल और हाइड्रोसोल का एग्जाम्पल। और लास्ट में कोलोइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक से डायरेक्ट आंसर लिख लो, बातें की है बड़ी बड़ी। तो चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इजी है, कोई सम नहीं है और पूरा थियोरेटिकल है, तो आप ये कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब हमारे एक्चुअली में एक ही चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि पी ब्लॉक 11 तो आपका स्टार्ट हो चुका है, नरेश सर ने किया था। सो अब हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।